Hi all, I am Varnika and welcome to Mayadhish. I hope you all are doing good. So in my introductory video yesterday, I had told you that I'm going to start with the judicial classes, and today is the first lecture for it, and the subject which we are going to start is Indian Penal Code. So before we start the lecture, I would request you all and recommend that when you're sitting for the lecture, please get your bare acts, because it will make easy when I will refer to the sections. You can directly see which section I am referring to, and it's the bare act which you have to learn for the objective paper. You have to read the bare act. You should know which section, what word, look where it is there in bare act. It is the most essential thing. So keep your bare acts with you. And before directly landing to the sections, I am going a bit back and giving you brief of the history of Indian Penal Code, that how this code got enacted, because it is very necessary to know a bit of a history, not much but a bit of a history, to get the hold of the IPC, so that you understand it and just don't cram it. It is very necessary to know that what was the law before IPC in India, what was prevalent. So like, what was the history of criminal law in India before the Indian Penal Code of 1860. So before IPC, the history of criminal law is: first there was ancient Hindu criminal law, second there was Mohammedan criminal law, and third there was English criminal law. तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ से. बहुत ही छोटे में जाएंगे हम, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो क्या है जो पहला है एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, द नंबर 1. क्या होता था? तो उस टाइम पे इंडिया में कोई ऐसा स्पेसिफिक कोड नहीं था, कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं था बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग. तो जो भी गलतियाँ, जो भी रॉन्ग होता था, तो उसका एक पनिशमेंट था. लेकिन वो ऐसा पनिशमेंट ये नहीं था कि वो पनिशमेंट कहीं पे कोडिफाइड था और राजा सज़ा देता था. तो अगर प्रजा ने गलती की तो वो बंदा राजा के सामने पेश किया जाता था और राजा जनरली उसे पनिशमेंट देता था. तो बेसिकली जो पनिशमेंट थे, तो जो प्रोसीजर था वो इस तरीके का एक प्रोसीजर था जो कि देखकर ये पता चलता था कि हाँ, इनको एटलीस्ट दे आर अवेयर कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल रॉन्ग. तो जो पनिशमेंट होते थे वो उसी के हिसाब से मिलते थे. सो दिस इज़ द एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, जब इंडिया को कॉन्कर कर लिया मोहम्मडन्स ने, जो जिनको हम मुगल्स बोलते हैं, और वो जो मुगल्स थे जो कि मंगोलिया से आए थे, इसीलिए उनको मुगल्स बोला जाता है. सो इंडिया वॉज इन्वेटेड बाई देम. उसके बाद इंडिया में क्या प्रेवलेंट हुआ? मुस्लिम लॉ प्रेवलेंट हो गई. और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो भी क्राइम होता था या रॉन्ग होता था, वो सज़ा मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मिलती थी ऑल ओवर द इंडिया. और मोहम्मदन लॉ में जो क्राइम्स थे वो 2 क्लासेस में डिवाइड हुए थे. सो वन वॉज क्राइम अगेंस्ट गॉड. तो उनका एक ये था कि एक क्राइम आप कर रहे हो दैट इज़ अगेंस्ट गॉड, कि मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो आप भगवान के खिलाफ कर रहे हो. और दूसरा था क्राइम अगेंस्ट मैन. तो एडल्ट्री और ड्रंकनेस, ये क्राइम अगेंस्ट गॉड था. और जो बाकी के जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, ये क्राइम अगेंस्ट मैन है. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो क्राइम अगेंस्ट गॉड है वो एक पब्लिक रॉन्ग है, और जो क्राइम अगेंस्ट मैन है वो एक प्राइवेट रॉन्ग है. And then there were 4 kinds of punishment in Muslim law. So what were these 4 kinds of punishment? एक है किसास. Number 1 is किसास, QISAS, which is also called retaliation. तो इसमें अगर कोई स्पेसिफिक ऑफेंस आता था, या लाइक विलफुल किलिंग और एनीथिंग, सो इसमें एक पनिशमेंट दे दी जाती थी. इसमें राइट ऑफ रिटेलिएशन था. सो दिस वॉज किसास. द सेकेंड इज DIYUT, DIYUT. इसका मतलब है ब्लड मनी, विच इज़ द कंपेंसेशन. तो इसमें कंपेंसेशन परमिसेबल थी और इंजर्ड पार्टी को कंपेंसेशन दे दी जाती थी. नाउ द थर्ड काइंड इज़ हद.
HADD, एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी कॉमन टर्म कि हद कर दी. सो इसको, तो इसमें एक फिक्स्ड पेनल्टी होती थी कि आपको इतना मिलेगा. यानी कि कीसास में पनिशमेंट देते थे, ब्लड मनी में एक कंपेंसेशन देते थे जो कि फ़िक्स नहीं था, और हद में एक फ़िक्स पेनल्टी थी. और फोर्थ है तज़ेर और सियासा. तज़ेर इज़ TAZER, या फिर सियासा SIYASA. सो सियासा में डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, जैसे आज भी इफ़ यू विल गो टू कोर्ट, सो जजेस हैव सम डिस्क्रिशनरी पावर्स. वो कितना दे सकते हैं पनिशमेंट, कितना नहीं दे सकते हैं, इट्स ऑन देयर डिस्क्रिशन. फ्रॉम 5 से 10 साल की सज़ा, तो 5 से 10 साल की सज़ा में वो कितनी भी दे सकते हैं और साथ में फ़ाइन भी दे सकते हैं. सो सिमिलरली इसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स थी, तो वो जिस टाइप का भी पनिशमेंट क्राइम के लिए उस टाइम पे सही लगता था वो उतना दे. लेकिन मुस्लिम एरा में हु वर द जजेस, ये कौन करता था? जैसे कि हमारे एंशियंट हिंदू एरा में राजा थे, तो ऐसे ही मुस्लिम लॉ में उनको निज़ाम कहते थे. एक निज़ामत होती थी. निज़ामत इज़ मैनेजमेंट. तो उस मैनेजमेंट के पास जाते थे और वहाँ पे जो निज़ाम बैठे होते थे, तो ही वॉज द जज एट दैट टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ वो ये सज़ा देते थे. लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी, तो इट वॉज लाइक यू नो इट वॉज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम, एंड देयर वर सो मैनी लूप होल्स इन द सिस्टम, जिसकी वजह से यू कैन नॉट से कि इट वॉज अ करेक्ट क्रिमिनल सिस्टम. तो वो वन ऑफ द लूप होल वॉज दैट अगर कोई केस है विच इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम, तो उसमें अ हिंदू पर्सन कैन नॉट बिकम अ विक्टिम, सॉरी नॉट अ विक्टिम बट अ विटनेस. तो एक ये लूप होल था. और उसी तरीके से अगर कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ है तो उसमें कई बार सज़ा दी जाती थी स्टोनिंग की, विच इज़ नॉट राइट. सो दीज वर काइंड ऑफ सिचुएशंस जो कि उस टाइम पे थी. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए ब्रिटिशर्स. तो थ्रू देयर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की कंपनी और मुगल्स के बीच में, मतलब ब्रिटिशर्स और मुगल्स के बीच में जो फर्स्ट बैटल हुआ था, डैट वाज बैटल ऑफ प्लासी, एंड इट हैपेंड इन 23 जून 1757. तो इस बैटल में ब्रिटिशर्स वन दिस बैटल, और थ्रू दिस यू नो ये बैटल, मतलब यहाँ से लाइन निकली कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आना शुरू किया. और 1757 में जब वो जीत गए, तो थ्रू दिस जीत उनको मतलब ब्रिटिशर्स को बंगाल मिल गया. दे एनेक्स्ड बंगाल, एंड ये हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव थे उस टाइम ब्रिटिश के कमांडर्स. तो सब कुछ उनके थ्रू हुआ था ये, एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज. तो आप रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखिएगा थ्रू बैटल ऑफ प्लासी. सो दिस it is a very important thing in history, and for UP judiciary this question can come. 1765 में फिर ब्रिटिशर्स ने बंगाल, उड़ीसा और बिहार ये भी अनेक्स कर लिया. और ब्रिटिशर्स ने फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में घुसना शुरू किया कि लाइक देवर लाइक अगर हम अभी एकदम से सब कुछ चेंज कर देंगे तो ये ठीक नहीं होगा. सो दे प्लेड क्लेवरली, एंड स्लोली एंड स्टडीली उन्होंने लॉ देखी, लॉ समझी, और उसके बाद उन्होंने लॉ में लूप होल्स देखे कि उन्होंने देखा कि डकॉइटी के लिए म्यूटिलेशन हो रहा है, और सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए स्टोनिंग हो रही है, और मर्डर जो है एक प्राइवेट रॉन्ग है, एक पब्लिक रॉन्ग नहीं है. तो देयर आर ऑल दीज लूप होल्स, एंड देन दे थॉट कि व्हाट कैन बी डन अबाउट इट. तो वो थॉट कि अब एक लॉ लाने की ज़रूरत है, एक कोड लाने की ज़रूरत है जो कि ऑल ओवर द इंडिया एक तरीके से अप्लाई होगा. सो इन द ईयर 1832 में ये एक वो रेगुलेशन लाए, एंड इस रेगुलेशन के हिसाब से जो मुस्लिम्स हैं उनको राइट मिली थी कि वो अपने अलग लॉ के हिसाब से चल सकते हैं. इट मीन्स कि मतलब इट इज़ देयर चॉइस वेदर दे वांट टू बी गवर्न बाय मुस्लिम लॉ और नॉट. अगर कोई केस आएगा तो पहले उनसे पूछा जाएगा आप किस लॉ से गवर्न होना चाहते हैं, थ्रू दिस रेगुलेशन और दी अदर. सो दे कैन चूज़ एनीथिंग. सो इससे एक ये इशू सॉर्ट आउट हो गया कि जैसे पहले हर चीज़ मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलती थी, each and every person was governed by it, तो ये चीज़ ख़त्म होगी. Now there was a uniform regulation, and Muslims were given the right that they can choose anything what they want, and according to that their prosecution will be held. Now after this
obviously this was not enough, this was just starting step. इसके बाद Britishers came up with an idea of a uniform code, a criminal code. So in 1834, तो अगर आपके पास IPC का बेयर एक्ट होगा अभी, तो आप जहाँ पे इंट्रोडक्शन है वहाँ पे देखेंगे. सो इन 1834 द फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन, ये याद रखिएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द IPC बट इट कैन ऑल्सो कम इन द जनरल नॉलेज पार्ट, कि फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया का कब सेटअप हुआ था. सो इट वॉज 1834. फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप हुआ था टू इन्वेस्टिगेट इनटू द jurisdiction, power and rules of the existing courts as well as police establishments and into the laws in operation in British India. And who was the person who drafted this, जिनकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था, तो he was Lord Macaulay, Macaulay, also remember his name. So this is the part, अभी हमारी मेन IPC धीरे धीरे आ रही है and it is there in the Bear Act. ओके, सो लॉर्ड मैकॉले ने वो पहला ड्राफ्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1837 में, सो 1834 में ड्राफ्ट होना शुरू हुआ. 1837 को इसका एक ड्राफ्ट वॉज सबमिटेड टू द जजेस एंड द क्राउन. और जो जजेस थे उनमें से एक जस्टिस या लॉर्ड पीकॉक हैं हु इज़ वेरी फेमस, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा दैट ही वॉज इन द कमिटी. फिर उसके बाद एक 1847 में ड्राफ्ट आया, फिर एक 1846 में आया, फिर एक 1847 में आया, और ऐसे करते करते 1856 में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट हुआ. और उसके बाद जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट हो गया तो इट वॉज पास्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 6th of October 1860 एंड दिस इज हाउ द इंडियन पीनल कोड 1860 केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड वॉज applicable in all over the India. So this was the brief history. Now we come to the section 1 और अब हम कवर करेंगे section 1 से section 5.